बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 17 अप्रैल है। इस वक्त यहां शोर में बैठकर मेरा वीडियो करने का कतन कोई इरादा नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है कि जिसको आप ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कह सकते हैं। एक ऐसा ऐलान जिसने दुनिया की सांसें बहाल कर दी हैं, और इस ऐलान के पीछे अमेरिका की मजबूरी और पाकिस्तान की कोशिश का बड़ा हाथ है। ईरान की तरफ से क्या ऐलान सामने आया है, और अब जो सैयद अब्बास इराक्ची ने ट्वीट किया है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, इसका मतलब क्या होगा। इससे हमें समझ क्या आती है कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है, ये किन स्टेप्स, किन मराहिल से होकर गुजर रहा है। और अगर अभी हमें स्टेप्स और ये मराहिल आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में मजीद कौन से मराहिल देखने को मिलेंगे। और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। जो गुफ्तगू की थी जेडी वैंस ने अब से 2 रोज पहले, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक दावा किया था कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर दौलत के अंबार, दरवाजे खोलने वाला, उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलने वाला है। ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जिसका उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया। मैंने आज तक नहीं देखा कि ईरान को इतने मौके मिले हों। तो ये 40 दिन की एक्टिव वॉर और उसके बाद सीज फायर के दौरान ईरान ने इतना बड़ा टर्न अराउंड किया है। और ये सिर्फ ईरान का नहीं, पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड है। ट्रबल मेकर की शनाख्त से पीस मेकर की शनाख्त तक का सफर इतने से दिनों में तय किया, और यकीनन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जिससे पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत दाखिली महाज पर हमें हर तरह से नाकाम नजर आती है, वो खारजा महाज के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के सबब आज कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। बट ऑब्वियसली दैट इज अ सेपरेट डिबेट कि पाकिस्तान की हुकूमत, उसकी लेजिटिमेसी, ये तमाम सवालात। बट इट इज अ बिग फीट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब्बास इराक्ची ने क्या ऐलान किया है, उस ऐलान का फिर बात करेंगे इंपैक्ट क्या आया है। और अब चूंकि यह ऐलान सामने आ गया और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल भी सामने आ गया है, तो आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ होने की तवक्को है। अब्बास इराक्ची ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। वो ट्वीट चंद मिनट ही हुए हैं अभी इस ट्वीट को हुए, लेकिन इतने से वक्त में लगभग 30 मिनट के वक्त में 1.2 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। 7,000 से ज्यादा मरतबा ये रीट्वीट किया जा चुका है। 1514 मरतबा इसको को ट्वीट किया जा चुका है। 25,000 लोगों ने इस ट्वीट को लाइक किया है। सैयद अब्बास इराक्ची, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, लिखते हैं, इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान। और गुज़श्ता वीडियो में मैं इसका तज़किरा कर चुका था, आपको मालूम है, जो करामत मुगल साहब के साथ की, कि ये जो लबनान वाला सीज फायर है, दैट एग्जैक्टली टेल्स अस कि मामला अब जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील होगा। एग्जैक्टली वही हुआ, इन लाइन विद द सीज फायर इन लबनान, क्योंकि अब लबनान में सीज फायर हो गया है। द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ is declared completely open for the remaining period of ceasefire on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran। इसका मतलब क्या है? सैयद अब्बास इराक्ची ने लिखा है कि क्योंकि अब लबनान में सीज फायर हो चुका है, तो तमाम कमर्शियल वेसल्स, उनके लिए रास्ता आबनाए हुर्मुज़ में खोला जा रहा है सीज फायर के बाकी मानदा वक्त के लिए। यानी जब तक सीज फायर होल्ड कर रहा है उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता खुला होगा। अब ये बैक एंड की स्टोरी सारी क्लियर हो गई। इस एक ट्वीट ने तमाम वो परतें खोल दी हैं, तमाम वो जिनके ऊपर हम अंदाजे लगा रहे थे। अगरचे अंदाजे भी दुरुस्त लगा रहे थे, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुका है। उन्होंने कहा कि तमाम कमर्शियल वेसल्स के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई है, सीज फायर के दौरान खुली रहेगी। कोऑर्डिनेटेड रूट जो है, जो पहले से अनाउंस किया गया है, पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, पासदाराने इनकलाब की और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की, उन रास्तों के जरिए कमर्शियल वेसल्स गुजर सकेंगे। अब आप याद कीजिए कि जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, सीज फायर अनाउंस होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया टॉक की थी, उन्होंने एक गुफ्तगू की थी। मैं इसके इंपैक्ट पर आता हूं। उन्होंने जो टॉक की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान जो है उसने वादे पर अमल नहीं किया। यह तय हुआ था कि आबनाए हुर्मुज़
खुल जाएगी, रास्ता खुल जाएगा और कमर्शियल वेसल्स और तेल जो है यहाँ से बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा। वो नहीं किया। फिर पाकिस्तान रवानगी से पहले मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर हैं इस सारे मामले में, दो ही मेन जो सबसे मेन किरदार हैं उनमें मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि और जो डिले आया था ईरानी वफ्द के पाकिस्तान रवानगी में डिले, उसमें बेसिकली जो बात की गई थी एक ये कि लबनान में सीज फायर नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा लबनान वाला मामला इंक्लूडेड नहीं था, इसराइल ने वो मामला जो है उसी तरीके से जारी रखा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लबनान वाला मामला था और एक पूरा एक जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। फिर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि हमारे जो मुंजमद असासे हैं, फ्रोजन एसेट्स हैं, उनको रिलीज करने की बात हुई थी। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई कि कतर में जो ईरान के मुंजमद असासे हैं उनको जो है वो खोला गया है, लेकिन वो उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। अमेरिकन मीडिया उसको जो है वो नॉकडाउन करता रहा और अब आकर ये बात खुल गई है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप मरहलावार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसका मैं पहले दिन से कह रहा था कि ईरान इस मामले को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलने का, मुझे लगता है कि वो ये नहीं कि जिन चीज़ों के ऊपर अगर 5 चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया तो बस 5 चीज़ों पर डील कर दें, बाकी चीज़ों को अनएड्रेस्ड छोड़ दें। वो अपने तमाम कंसर्न्स मनवाएंगे, दूसरे के तमाम जायज़ कंसर्न्स मानेंगे, फिर मामला किसी तरफ बढ़ेगा। तो अब हमारे सामने सूरत हाल ये बन गई है कि जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली और क्योंकि दूसरी तरफ से कमिटमेंट्स पूरी नहीं की गई थी, मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया। उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ के आगे ईरान की जो बहरी नाकाबंदी है उसका आगाज़ हो गया, लेकिन फिर अमेरिका जो है वो मजबूर हुआ लबनान वाले मामले पर सीज़ फायर ब्रोकर करवाने के लिए। सीज़ फायर ब्रोकर करवाया गया और लबनान में सीज़ फायर एंडोर्स होते ही, इस्टेब्लिश होते ही ईरान की तरफ से ये ऐलान सामने आ गया है और जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसका मामला भी आएगा। अब आबनाए हुर्मुज़, असल सवाल ये है जो बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा कि आबनाए हुर्मुज़ का स्टेटस प्री वॉर स्टेटस होगा, वही स्टेटस होगा जो जंग से पहले था, कि कोई टोल नहीं था, कोई टैक्स नहीं था, तमाम जहाज़ आते थे जाते थे और ईरान उनको नहीं छेड़ता था, या मामला ईरान की फेवर में टैक्स कलेक्शन की मद में जाने वाला। इस पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इसका इम्पैक्ट क्या आया है, क्योंकि इस एक खबर ने दुनिया की सांसें बहाल कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये मजबूरी बन गई थी, डील ना होती, अमेरिका जंग जारी रख नहीं सकता था, उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इंटरनल प्रेशर बन चुका था, दुनिया में साथ देने के लिए उसका कोई इत्तेहादी तैयार नहीं था। अगर ये इसी तरीके से छोड़ देता डोनाल्ड ट्रंप, और जो इनिशिएटिव बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये जो फायर फाइटिंग की जा रही थी, अगर कोई और इसको खुलवा लेता तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुबकी कि तुम नहीं कर सके, हमने कर दिया। चौधराहट इसी चीज़ का नाम है ना, चौधराहट को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो गया था। हुआ क्या है जनाब, जैसे ही ये सब कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया और उसके फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि खाम तेल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी होना शुरू हो गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 8% कम होकर $91 फी बैरल तक पहुंच गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत कम होकर $86 फी बैरल तक पहुंच गई है। और कुछ इस किस्म की अब बातें चल रही हैं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ तज़किरा किया था 1-2 वीडियोस में, और आगे क्या होना उस पर मैं आता हूँ, कि ईरान जो है उसको इस तमाम वक्त के दौरान पैसों की ऑफ़र भी की गई थी कि आप अफसूदा यूरेनियम हमें दे दें और जो है वो हम आपको मालो दौलत देंगे, पैसा देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे। यहाँ पर अब दोबारा से ये पॉसिबिलिटी पैदा हुई है। इस पॉसिबिलिटी की वजह क्या है? हमारे सामने एक जो मंजरनामा अब क्रिएट हो रहा है वो ये है कि ईरान जो है वो JCPO जैसे किया था उन्होंने, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी, ओबामा के दौर में ये हुई थी, इसको ख़त्म किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये एक फारिग वाहियात डील है और ये इस डील से ईरान अमेरिका को निकल जाना चाहिए। आज लगभग वही डील करने जा रहा है, जिसमें ईरान की जो अफसूदा यूरेनियम है, जो ईरान कहता है, ईरान ने एग्री भी कर लिया था कि हम इतनी एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रखेंगे कि जिससे एटमी हथियार बनाया जा सके, हमने सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करनी है इस्तेमाल। अब जब ईरान का स्टॉक पाइल
600 किलोग्राम है या उससे ज़्यादा है, जो 60% के करीब एनरिच्ड है, और 2000 टोटल है। अगर वो ईरान से ले लिया जाता है और पीसफुल पर्पसेस के लिए, उसने अपने एटमी पावर प्लांट्स चलाने हैं, उसने कैंसर के इलाज के लिए, उसने दीगर चीज़ों के लिए उसको न्यूक्लियर एनर्जी दरकार है और उसको यूरेनियम दरकार है, तो फिर उसको वो इंटरनेशनली परचेज करनी पड़ेगी, जिन प्रोटोकॉल्स के तहत जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले वो मालिक हैं, वो IAEA के जो सेफ गार्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रहते हुए वो सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो जो मामला है वो पैसों वाला मामला है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान ये स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हवाले करेगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करेगा, रूस के हवाले करेगा, चीन के हवाले करेगा, किसके हवाले करेगा? या वो कह रहा है कि हम डाइल्यूट कर देंगे? नाउ दैट इज द क्वेश्चन, यहाँ पर अ क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी अराइजेज फॉर ईरान। बट ये डिबेट क्योंकि बात की है तो मैं इस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो ट्राजेक्ट्री अब आ चुकी है, अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि जब मैं मुगल साहब, करामत मुगल साहब की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में 8 से 10 चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा, और हर चेक पोस्ट के ऊपर, फ्रंट लाइन के ऊपर ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, लेकिन अकब में आप विजिबली देख सकते थे पाकिस्तान फ़ौज के, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो नाकों पर तैनात हैं, जिसका मतलब ये है कि वेरी सून इस्लामाबाद विल बी होस्टिंग another round of talks, but this time around, इस मरतबा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जो एतमाद साजी के इकदाम हैं, जो ईरान पहले दिन से कह रहा था कि हमें अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, अमेरिका बात करता है मुकर जाता है, मुज़ाकरात जब कामयाब होने लगते हैं वो हमला कर देता है। यही उन्होंने पिछले साल जून में किया, यही इस साल उन्होंने जो ओमान की सालिसी है उसके दौरान किया। तो जो अब सालिस है पाकिस्तान और ईरान ने, उसके लिए डिस्प्ले किया है अपना फायर पावर, अपना मिलिट्री मसल उन्होंने मैदान जंग में इस्टेब्लिश किया है। और अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईरान ने अपना जो है वो मिलिट्री मसल मैदान जंग में साबित किया है, और अमेरिका को पूरी दुनिया ने लिखा। और ये जाहिर है कि कुछ जज्बाती स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के आम जो लोगों के जज्बात हैं, ये जाहिर है कि उनकी तर्जुमानी तो है, लेकिन ये वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया ने, अमरीकी मीडिया ने, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई कर दी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ईरान जो है उसके हक में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये फेक मीडिया है, ये फेक न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, अमेरिका की पावर लिमिटेशंस के हवाले से, अमेरिका की एक सुपर पावर की हदूद व क़यूद के हवाले से पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा है। तो ईरान ने जो डिस्प्ले किया है ब्रेवरी का, जो जवामर्दी दिखाई है, जो मैदान जंग का में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, उसके नतीजे में आज सिचुएशन वहाँ पहुँची जहाँ पर अमेरिका उस ईरान को जिस तहजीब के खात्मे की बात कर रहा था, ब्रिज डे मनाने की बात कर रहा था, वंस अगेन अजान जो है वो स्टार्ट हो गया। आई हैव टू स्टॉप वंस अगेन एंड आई एम कमिंग बैक शॉर्टली। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक वंस अगेन, ईरान ने जो डिस्प्ले किया है उसके बाद पाकिस्तान की सफारती कोशिशें दुनिया के लिए इस ईरान की जो बंदिश है आबनाए होर्मुज़ की, उसकी कॉस्ट, आलमी कसाद बाजारी का खदशा, खलीजी ममालिक में तबाही का खदशा, खलीजी ममालिक को बचाने में अमेरिका की नाकामी, और ये तमाम फैक्टर्स चिप इन किए, चाइना की पोस्चरिंग, रशिया की पोस्चरिंग, करारदादों का वीटो किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा में, और इस सारे प्रोसेस में अमेरिका को ये ज़ाहिर है कि समझ आ गई थी कि हमने जिस अंदाजे के तहत की जंग शुरू की थी वो अंदाजे पूरे नहीं हुए, कोर्स करेक्शन की गई। अब जो डेवलपमेंट हुई है उस पर अभी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, उसने ईरान का शुक्रिया अदा किया। उसने लिखा है, ईरान हैज़ जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्टेट ऑफ ईरान इज स्टेट ऑफ ईरान। ये जहन में रखें, इसको बाकायदा ईरान का नाम दिया जाना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है स्टेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो इंटरव्यू दिया था फॉक्स न्यूज़ को, वहाँ पर उसने कहा कि मुझे ये भी जहन में आया था कि मैं इसका नाम स्टेट ऑफ ट्रंप रख दूँ। फिर उसने कहा नहीं, लेकिन मुझे पता चला या मुझे किसी ने मशवरा दिया ये मुनासिब नहीं होगा, और वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को वो गल्फ ऑफ ट्रंप कहता है ऑलरेडी, उसके अपना तरीक़ा कार है। यहाँ पर ईरान के हवाले से अब अगले स्टेप्स में क्या होगा, इसका मतलब ये है अराउंड दिस वीकेंड, कल परसों या फिर उसके 2 दिन के बाद, वेरी सून इस्लामाबाद विल बी होस्टिंग ईरानियन एंड अमेरिकन डेलीगेशन वंस अगेन। दोबारा मुज़ाकरात होंगे, दोबारा बैठेंगे, ईरान रेपरेशंस की, मुआवजे की, नुकसानात के अजाले की बात कर रहा है।
क्या जो 270 अरब डॉलर का इनिशियल तखमीना है और उससे ज़्यादा की बात की जा रही है, इससे कई गुना ज़्यादा की बात की जा रही है, ये कैश में ईरान को दिया जाएगा? ईरान के फ्रोज़न एसेट्स का क्या होगा? ईरान को टैक्स लेने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान या एक ऐसा जो फॉर्मूला है वो डेवलप होने का इम्कान अब कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। न्यूक्लियर वाले मामले पर ईरान जो गिव इन कर रहा है या ईरान से जो मुतालबा किया गया है, डू नॉट इसको बिल्कुल गलत रीड करने के, यानी कि मेरी रीडिंग में आपको बता देता हूँ, आप ज़ाहिर है कि हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से इस सारे मामले को सोच सकता है। ईरान ने अभी तक जो चीज़ प्रॉमिस की है वो वही चीज़ है जो ईरान ने हमेशा से प्रॉमिस की थी। 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में, सैयद अली खामनाई के फतवे में, उनकी हुकूमत के मुतअद्दिद बयानात में, अभी ओमान के सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में, गुज़श्ता साल होने वाले मुज़ाकरात में कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हम इतनी यूरेनियम एनरिच्ड नहीं रखेंगे जो बॉम्ब ग्रेड हो सकती है या जिसे एटमी हथियार 2-3 हफ्तों की काविश के साथ बनाया जा सकता है। यही वो कमिटमेंट है जो उन्होंने हमेशा दी थी। तो बदले में अब ईरान क्या क्या ले पाता है, और इसको ईरान की एक बहुत बड़ी फतह जो है उससे ताबीर किया जाएगा। ऑब्वियसली जब कोई मामला चल रहा होता है उसमें हर तरह के तबसरा करने वाले होते हैं। अमेरिकन पावर जो है उसके हवाले से, या उन्होंने बहुत कोई ज़बरदस्त कमाल कर दिया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ लोग जो है वो ईरान के फिएट को या ईरान के उस पर वो करेंगे। लेकिन जब ये वक्त गुजरेगा इसमें अब वेरी क्लियर कि ईरान जो है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर अमेरिका और इसराइल गए थे वो अचीव नहीं हो पाए। अचीव हो शायद सकते हों, लेकिन उसकी कॉस्ट और उसके बदले में अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के साथ क्या हो सकता था, दैट इज़ अ की पॉइंट। नाउ ये मुज़ाकरात अगर किसी डील पर मुंतज होते हैं और कोई मामला तय पा जाता है, इस्लामाबाद अकॉर्ड उसका नाम होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लियर सिग्नल दे दिया है कि फिर वो साइन करने के लिए मैं इस्लामाबाद आऊँगा। फिर जो है वो सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानियन प्रेसिडेंट, वो पाकिस्तान आएंगे। ये साइनिंग होती है पाकिस्तान में, दैट वुड बी अ बिग बिग डिप्लोमेटिक फीट। बट इसमें पाकिस्तान को क्या कुछ मिल सकता है, इस पर मैं 2 वीडियोज़, एक जो अभी ऑलरेडी हो चुकी है करामत मुगल साहब के साथ कि आगे क्या ख़तरात हैं और फिर पाकिस्तान को क्या कुछ मिल सकता है और हमें ख़दशा क्यों है कि वो सब कुछ शायद हम ना ले पाएँ, उसके लिए वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है करामत मुगल साहब के साथ वो आप उसमें देख पाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर लाइकली ये है कि उस मौके पर आएंगे इस्लामाबाद जब उन्होंने यहाँ से आगे फिर फ्लाई करके चीन जाना होगा। तो एक इतना बड़ा डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड है और ईरान के इस एक अनाउंसमेंट से पूरी दुनिया की सांस बहाल हुई है। ये जो कीमतें नीचे आई हैं ये है आर्जी फिल वक्त, अभी जो तवक्कुफ है इसके दौरान चीज़ें बेहतर होंगी। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ब्लास्ट कर जाएगी बहुत, आप कल देखेंगे कि चीज़ें बहुत गुडी गुडी चल रहा होगा। लेकिन इसके ऊपर मोहर तस्दीक तब सख्त होगी जब ये डील बाकायदा रीच हो जाती है, और अगर ईरान के ऊपर बैंकिंग चैनल्स खोल दिए जाते हैं, पाबंदियां हट जाती हैं, उसके खिलाफ जो सैंक्शंस जो उसने कहा है, शर्त रखी है कि हमारे ऊपर जितनी भी यूएन की और दीगर सैंक्शंस लगी हुई हैं वो खुल जाती हैं, ईरान को बिजनेस, एक तो ईरान एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा इकोनॉमी के एतबार से। पाकिस्तान बीइंग एन इमीडिएट नेबर, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। वो तमाम चीज़ें जो पाबंदियां लगी हुई हैं कि आप ईरान गैस पाइपलाइन नहीं, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन नहीं बना सकते, आप बायलैटरल फ्लां ट्रेड नहीं कर सकते, आप तेल की ख़रीदारी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, उन पर बैंकिंग चैनल्स बंद हैं। पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा ही होगा। पूरी दुनिया में जो तेल की प्राइसेस हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ईरान के ऊपर से तमाम तर पाबंदियाँ हट जाती हैं, इतना बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है और ईरानी तेल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भरपूर तरीके से पहुंचने लग जाता है, तो ओवरऑल इंटरनेशनली भी प्राइसेस जो हैं वो नीचे आएंगे। अलबत्ता एक बात मैं आपको बता दूं कि फौरी तौर पे ये तमाम जो सप्लाई चेन का मामला है ये इतनी आसानी से नहीं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो ये कह रही है कि 2 साल लगेंगे दोबारा उस कैपेसिटी पर आने में। कतर की रास लफान, हबशान गैस फील्ड, रास तनूरा, मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो डैमेज हुआ है, और फिर जहाज़ जो हैं वो जहाँ पर लंगर अंदाज हो चुके हैं, दीगर डेस्टिनेशंस पर जा चुके हैं। ये 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं होता, 45 दिन जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से निकलने के बाद यूरोप पहुंचने में किसी जहाज़ को लगते हैं। इसी तरीके से चाइना जाने में आई एम श्योर के 15 दिन कम अज़ कम, 15 से 20 दिन का कम अज़ कम टाइम होगा, या शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो, इससे कम नहीं होगा। हनबन तोता के पोर्ट से अगर वो रुक के फिर वहाँ से आगे जाते हैं अंडमान सी, फिर
جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے فرام دیئر ساؤتھ چائنا سی ٹو ایسٹ چائنا سی ٹو دی چائنیز شورز، تو یہ سپلائی چینز کا بحال ہونا اٹس گونا ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اور جو ان فیسلٹیز کا نقصان ہوا ہے، جس طرح قطر کی نے اعلان کیا تھا کہ جب اس نے فورس میجور اناؤنس کیا اور بحرینی متحدہ عرب امارات کی کمپنیز نے، تو انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ ہمیں کتنے سال لگیں گے، ریپیئر ورک میں کتنا، مینٹیننس، فل کیپیسٹی پر آنے میں. بٹ اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ انڈر پاکستانز میڈیشن ایفرٹ. تو لیٹس سی یہ آگے معاملہ کیسے چلتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.